सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुआ था। बिल्कुल सही। आगे आपको बताना बक्सर का युद्ध जो है कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764। किसके किसके मध्य हुआ था? अंग्रेज और जो है इधर त्रिगुट के मध्य हुआ था। अंग्रेज की बात करते, अंग्रेज और त्रिगुट। त्रिगुट में कौन कौन सा ये बताना? हो जाएगा साल मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, इसके बाद मीर कासिम हो जाएगा जो कि बंगाल का अपदस्थ नवाब, और एक जो है सुजा-उद-दौला जो कहाँ का नवाब था? अवध का नवाब था सुजा-उद-दौला। इसके साथ साथ जो है बंगाल का अपदस्थ नवाब मीर कासिम, और इसके साथ साथ मुगल शासक कौन हो जाएंगे? शाह आलम द्वितीय। इन तीनों के द्वारा जो है त्रिगुट का गठन किया गया था। आगे बताना है प्लासी की लड़ाई के समय मुगल शासक कौन था? आलमगीर द्वितीय हो जाएंगे। प्लासी की लड़ाई के समय आलमगीर द्वितीय। ठीक है। आगे आपको बताना है किसने अमृतसर शहर की स्थापना की और वहां पर जो है एक जलाशय का निर्माण करवाया था? तो गुरु रामदास के द्वारा जो है अमृतसर शहर का स्थापना किया गया था और वहां पे एक जलाशय का निर्माण करवाया गया था। आगे आपको बताना है सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। और इनका जन्म कब हुआ था? 1666 में। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। खालसा पंथ के संस्थापक बताइएगा। गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे। ठीक है। तो कब किए थे? 1699 में किए थे। सही। आगे बताना है आपको खुद को जो सच्चा बादशाह किसके द्वारा कहा गया था? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही कहा गया था। देखिए जफरनामा किसने लिखा था फारसी में? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही लिखा गया था। ठीक है। आगे बताना अमृतसर की संधि कब हुआ था? 25 अप्रैल 1809 में अमृतसर की संधि हुआ था, जो कि किसके किसके मत था? महाराजा रणजीत सिंह और चार्ल्स मैडकॉफ के बीच। भारत में प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मैडकॉफ को ही कहा जाता है। सही। आगे बताना लाहौर की संधि कब हुआ था? 9 मार्च 1846 को हुआ था लाहौर की संधि। भैरवल की संधि बताइएगा। ये भी 1846 में ही हुआ था। सही है। आगे बताना प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 1845-46 में हुआ था। सही है। और उस समय जो है गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग हो जाएंगे। लॉर्ड हार्डिंग का जो है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम का कार्यकाल 1844 से 1848 तक है। तो 1844-45 में ये 45-46 में युद्ध हुआ तो कौन हो जाएंगे? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम हो जाएंगे। आगे बताना द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 1849 में हुआ था। और इस समय कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। 48 से 56। हाँ, लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856 तक है। हड़प नीति किनके द्वारा स्टार्ट किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। आगे बताना है भारत में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो है भारत में द्वैध शासन का व्यवस्था की शुरुआत किया गया था। आगे बताना मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय एवं अंग्रेजों के मध्य जो है इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? 12 अगस्त 1765। कब हुआ था? 12 अगस्त 1765 को हुआ था। सही है। आगे बताना है रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल तथा बिहार के लिए जो उपदीवान किसको नियुक्त किया था? तो मोहम्मद राजा खां एवं सिताब राय को। मोहम्मद राजा खां एवं सिताब राय को। यानी कहने का मतलब है बंगाल के लिए मोहम्मद राजा खां को और बिहार के लिए राजा सिताब राय को किया था। ऐसे नाम भी से भी स्पष्ट हो सकता है। बंगाल में देखिए मुस्लिम की संख्या अधिक है ना, तो मुस्लिम तो देख लीजिए मुस्लिम की बात करते कौन हो जाएगा बंगाल में? राजा खां जो मुस्लिम हो जाएंगे। और आगे बिहार के लिए देखिए तो राजा सिताब राय। राय जी ज्यादा है, ऐसे नहीं करना है। ठीक है। ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है। नहीं, ऐसा कैटेगरी ऐसा टाइटल सामने देखने को मिलता है हम लोग को। ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं। क्या हुआ? हाँ, याद करने के लिए वही बात हम भी बोलने वाले थे कि यहाँ पे आपको बिहारी नाम नजर आ रहा है कि कोई राय बोलते हैं, तो इसलिए जो है आप ऐसे याद रख सकते हैं। राजा सिताब राय और मोहम्मद राजा खां। मोहम्मद राजा खां बंगाल में और सिताब राय बिहार में। किसके द्वारा नियुक्त किया गया था उपदीवान? अभी क्वेश्चन बोले थे उसी में हम बोले हैं। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। हाँ, हेस्टिंग्स के द्वारा हटाया गया था, लेकिन क्लाइव के द्वारा जो है नियुक्त किया गया था। आगे आपको बताना है भारत में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किसके द्वारा किया गया था? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा हटाया गया था। सही। आगे बताना है कब हटाया था? 1765 में जो है लागू किया गया था। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा 72 में हटाया गया था। ठीक है। आगे आपको बताना सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किसके द्वारा? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। और इंग्लिश में कहीं कहीं लिखा रिंग फेंस की नीति। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स। हाँ, वही है। आगे रिंग मतलब क्या होता है? चारों तरफ, वही सुरक्षा की बात करते हैं। आगे बताना है पिट्स इंडिया एक्ट जो है किसके समय पारित हुआ था? वारेन हेस्टिंग्स के काल में। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का स्थापना जो है किसके काल में? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा ही किया गया था। सही। आगे बताना है
द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सर विलियम जोन्स के द्वारा कब किए थे? 1784 में किए थे। सही है। आगे आपको बताना है कलकत्ता में प्रथम मदरसा का स्थापना कब किया गया था? 1781 में। किनके द्वारा किया गया था? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा ही किया गया था। और आगे बताना है बनारस में जो है संस्कृत विद्यालय का स्थापना जो है किनके द्वारा? जोनाथन डंकन के द्वारा। बनारस में संस्कृत विद्यालय का स्थापना किनके द्वारा? जोनाथन डंकन के द्वारा जो है, ठीक है। और जो है कब किया गया था? 1782 में। 1781 में पहला मदरसा हो जाएगा कलकत्ता में, और 82 में क्या हो जाएगा? जोनाथन डंकन के द्वारा संस्कृत विद्यालय हो जाएगा। आगे आपको बताना भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। ठीक है। आगे बताना अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? कॉर्नवालिस के द्वारा ही लागू किया था। कब किया था? 1793 में। और अस्थायी बंदोबस्त जो है कुल कितने भूभाग पे लागू था? अस्थायी बंदोबस्त जो है कुल कितने भाग? 51 पहले 1951-30 है। ऐसे ध्यान रखिए ना, 1951-30 यानी अस्थायी बंदोबस्त सबसे पहले लागू हुआ था 19% भाग पे। इसके बाद जो है महलवारी बंदोबस्त था 31 हो जाएगा। और जो है 51% 1951-30 है, 31 नहीं है, 30 है। ठीक है। और रैयतवारी बंदोबस्त जो है वो है 51% भूभाग पे है। रैयतवारी मुनरो और महलवारी मैकेंजी। ठीक है। ध्यान रखिएगा। आपसे पहले बताया कि अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में, और कॉर्नवालिस कोड का भी निर्माण जो है 1793 में ही कॉर्नवालिस के द्वारा ही किया गया था। और आगे चल के जो रैयतवारी व्यवस्था का शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? थॉमस मुनरो, वही है कर्नल लीड एवं मुनरो के द्वारा किया गया था। और फिर आगे चल के जो है महलवारी व्यवस्था की शुरुआत जो हॉल्ट मैकेंजी 1822 में देता है। ठीक है। जो कि 1820-1822 ठीक है 20-22 देता है। ठीक ठीक। ये तीनों हो गया। और इसको याद रखने का बस बेस्ट जरिया है 1951-30 यानी कुल कितने भूभाग पे था? तो अस्थायी बंदोबस्त 19%। इसके बाद जो है रैयतवारी व्यवस्था जो हो जाएगा 51% पे, और महलवारी बंदोबस्त जो हो जाएगा वो 30% पे हो जाएगा। ठीक है। आगे आपको बताना है तो हेक्टर मुनरो आ जाता है, अथी वाला बक्सर वाला थॉमस मुनरो इसमें आ जाता है। हाँ, हेक्टर मुनरो आता है बक्सर के युद्ध में, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा होता है। ठीक है। और और कर्नल लीड एवं थॉमस मुनरो जो है ये आ जाते हैं आपको रैयतवारी व्यवस्था में आ जाते हैं। ठीक है। बताएगा जो है बंगाल का गवर्नर बनने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। रॉबर्ट क्लाइव न होंगे? हम क्वेश्चन क्या पूछे? बंगाल का गवर्नर बनने वाले प्रथम व्यक्ति कौन हो जाएंगे? रॉबर्ट क्लाइव। और अंतिम व्यक्ति कौन हो जाएंगे? वारेन हेस्टिंग्स। ध्यान से सुनिएगा, इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट है 4 गो लाइन होगा, 4 लाइन में खत्म हो जाएगा। पहला हो गया बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल। हम क्वेश्चन वही पूछे हैं। ठीक है। ठीक है। देखिए बंगाल का अभी क्या पूछे? वारेन हेस्टिंग्स कैसे हो जाएगा? हम गवर्नर जनरल ना पूछ रहे हैं, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ना हो जाएगा। ठीक है। जनरल आ जाएगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ना हो जाएगा। पहले तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बने थे, ये बात भी सोचिए ना। जो भारत का पहला होगा वो बंगाल का अंतिम नहीं होगा। थोड़ा सा हम जानते हैं आसान है, लेकिन कंफ्यूजन भी इसी में होता है। पैर अच्छा करके बैठिए। ठीक है। ठीक है। फिर से एक बार सुन लीजिएगा। आपको बताए बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। ठीक है। तो वारेन हेस्टिंग्स और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, और भारत का पहला गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड कैनिंग, और भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। और स्वतंत्र भारत के पहले जो है गवर्नर जनरल कौन होंगे? लॉर्ड माउंटबेटन। यानी कहने का मतलब स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत जो है भारत के वायसराय का नाम बदलकर फिर से गवर्नर जनरल कर दिया गया था। ये इस बात को ध्यान रखना है। और आगे चल के जो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन हुए? श्री राजगोपालचारी, और अंतिम भी वही होगा श्री राजगोपालचारी। ठीक है। आइयो था क्वेश्चन में, कोई बात नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन में रहा होगा। आज का हम क्यू से क्या 2-4 एक क्वेश्चन था। हम कह रहे हैं ना किसी भी दिन का क्यूज से जो है ना कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन तो हर हाल में आपको मिलेगा। ऐसा नहीं यहाँ की बात नहीं करते हैं, एग्जाम की भी बात करते हैं कि जरूर इतना जरूर मिलेगा। ठीक है। आगे बताइएगा।
थोड़ा पॉलिटी में चलते हैं ना। क्या हुआ? करंट भी। अच्छा बताइए अभी तक में जो ऐसा क्या चीज चला है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं था, सो बताइए। एक के दिन में 1 घंटा में सब कुछ पढ़ लीजिएगा, पॉसिबल नहीं। अभी है ना 15 दिन में सब कुछ हो जाएगा लगभग, बोले सभी लोग रेगुलर रहिए, 100% हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, सुनिएगा। विधि आयोग के जो है सिफारिशों के आधार पर लोक सेवा आयोग का स्थापना कब किया गया? ठीक है, 1926 में। हम सबसे पहले आप सभी ली कमीशन जानते हैं, ली कमीशन का गठन कब हुआ था? 1923-24 में हुआ था। और जो है सबसे पहले जो लोक सेवा आयोग का स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ था? 1919 के अधिनियम के तहत हुआ था। आगे बताना, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? मतलब संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, सही है। आगे बताना है आपको, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 या 65 होता है, यानी 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष होता है, सही है। आगे बताना, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को जो है राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का स्थापना हुआ था। और इसी के तहत जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस की तिथि को मनाते हैं, 25 जनवरी को मनाते हैं। आगे बताना, राष्ट्रीय बालिका दिवस की स्थिति को मनाते हैं, 24 जनवरी को मनाते हैं, सही है। आगे आपको बताना है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, सही है। आगे आपको बताना है जो है निर्वाचन आयोग जो है कब से 3 सदस्यीय बन गया था? तो 1993 से जो है 3 सदस्यीय बन गया था, सही है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 या 65 होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जो है कितने वर्षों का? 6 या 65 वर्ष का होता है, सही है। आगे आपको बताना, ईवीएम का प्रयोग कर संपूर्ण चुनाव संपादित करवाने वाला राज्य कौन था? गोवा हो जाएगा, सही है। आगे आपको बताना है, आगे बताना, किस वर्ष से जो है चुनाव आयोग द्वारा जो है फोटो युक्त पहचान पत्र का प्रयोग है? 1993 हो जाएगा। फोटो युक्त पहचान पत्र कब से हो जाएगा? 1993 हो जाएगा। और 93 से जो है 3 सदस्यीय निर्वाचन आयोग जो है निकाय भी बन गया था। आगे आपको बताना, पहला परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था? 1952 में। अभी तक कुल कितने परिसीमन आयोग का गठन? 4 हो जाएगा, 52, 62, 73 और 2002 हो जाएगा। 52, 62, 73, 2002। ध्यान रखिएगा, 1952 में पहला, 62 में दूसरा और तीसरा 72 में आ जाता है, लेकिन मन में आता है 72, लेकिन हो जाएगा 73 और चौथा हो जाएगा 2002 में, ठीक है। आगे आपको बताना है, परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है परिसीमन आयोग के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। आगे आपको बताना है, भारतीय राज्य व्यवस्था में जो है वरीयता क्रम पूछा जाता है। वरीयता क्रम के आधार तो पहले स्थान पे कौन होता है? राष्ट्रपति, दूसरे स्थान पे उपराष्ट्रपति, तीसरे स्थान पे प्रधानमंत्री। पहले सुनिए, 5वां होता है भूतपूर्व राष्ट्रपति, ठीक है, पहले सुन लीजिए। राष्ट्रपति, इसके बाद उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, 1 2 3 हो गया। चौथे स्थान पे राज्यपाल, 5वें स्थान पे भूतपूर्व राष्ट्रपति होते हैं। 5वें स्थान पे वरीयता क्रम में जगह दिया गया है इनका, ठीक है। और 6ठे स्थान पे जो है लोकसभा अध्यक्ष तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष का जो है वरीयता क्रम में क्या स्थान है? 6ठा स्थान है। और 7वें स्थान पे कौन हो जाएंगे? केंद्रीय यानी कैबिनेट मंत्री जितने भी होते हैं उनका 7वां स्थान दिया जाता है। और राज्यों के मुख्यमंत्री, ये पूछा जा सकता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो है वरीयता क्रम में क्या स्थान दिया गया है? 7वां स्थान हो जाएगा, 7वां स्थान। और 8वें स्थान में जो है विदेश में जो राजदूत होते हैं उनका स्थान दिया जाता है 8वां। और इसी के तहत 7 के क के अंतर्गत आता है भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। वरीयता क्रम में भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति को भी जो है जगह दिया जाता है, जो कि 7 के क में होता है वरीयता क्रम में, ठीक है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो मुख्यमंत्री के बाद आता है इसका, ठीक है, वरीयता क्रम। चलिए आगे बताना, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? 1955 में। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? 1955 में किया गया था, जो कि किनकी अध्यक्षता में? बीजी खरे की अध्यक्षता में किया गया था, सही। आगे बताना आपको, वर्तमान में कुल कितनी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? 22 भाषा। और जिसमें स्टार्टिंग में बता रहे थे साथ, जिसमें हम आए थे 22 भाषा के बारे में। मूल संविधान में कुल कितनी भाषा थी? 14 के बाद 15वां भाषा के रूप में किस भाषा को? सिंधी भाषा को। क्या संविधान संशोधन 21वां संविधान संशोधन के तहत कब? 1967 में सिंधी हो गया।
इसके बाद जो है 15 के बाद 16वां 17वां 18वां भाषा के रूप में किस किस भाषा को, कोंकणी मणिपुरी नेपाली, KMN कोंकणी मणिपुरी नेपाली, तीनों भाषा को क्या में संविधान संशोधन के तहत, देखिए 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जो है 3 भाषा को। अब 71वां 92 पे चल गया, तो अगला जो होता है 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 भाषा को जोड़ा गया था। 18+4 BDMS बोडो डोगरी मैथिली संथाली, 18+4 22 हो जाएगा। आगे आपको बताना है किस अनुच्छेद में जो है बच्चों को प्राथमिक स्तर पर जो है मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है। ठीक, सोच के बोलिएगा, इसमें बड़ी कंफ्यूजन, 350 350 का क, 351 यही सब में कंफ्यूजन होता है। ध्यान रखिएगा, मातृभाषा में शिक्षा देने की बात जो है 350 के क में किया गया है। ठीक है, 300। और हिंदी को प्रोत्साहन की बात करते हैं, तो हिंदी को प्रोत्साहन करने की बात क्यों है किसमें, 351 हो जाएगा। आगे बताना है, ठीक है, यानी हिंदी के प्रोत्साहन 351। आगे बताना, भारतीय संविधान के किस में जो है कितने प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है, जिसमें जो है राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात जो है किस आर्टिकल के तहत है, 352, राष्ट्रीय आपात 352, वित्तीय आपात 360, वित्तीय आपात 360 उल्टा करके जान के पूछ रहे हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति शासन जो है 356 हो जाएगा। आगे बताना है कि राष्ट्रीय आपात जो है संसद के जो है कितने दिनों के भीतर जो है स्वीकृति मिलना चाहिए राष्ट्रीय आपात के लिए, कितना, 1 महीना के भीतर स्वीकृति मिलना चाहिए। और इसके साथ साथ वित्तीय आपात को जो है कितने दिन के भीतर जो है, तो 60 दिन के भीतर वित्तीय आपात भी हो जाएगा। और राष्ट्रपति शासन को जो है कितने दिन के भीतर स्वीकृति मिलना चाहिए, ये भी 60 दिन के भीतर। यानी कुल मिला के जो पहला जो है आर्टिकल 352 की स्वीकृति संसद से कितने दिनों के भीतर, 30 दिनों। और 356 360 की स्वीकृति कितने दिनों के भीतर, 2 महीना, यानी 360 आर्टिकल। आसान भाषा में याद रख सकते हैं। कुछ कहना है बोल लीजिए। आप लोगों को कार्य के लिए बोला गया था ना जी, कब तक बोला गया था, आज ही बोला गया था ना, 4 साल बोला गया था कि 5 से क्वेश्चन नहीं कार्ड कितने लोग बनवाए हैं अभी तक, आज ही तो बनेगा। हाँ तो आज बनवा लीजिएगा, ठीक है ना। आप लोग का भी फी वगैरह के पास कार्ड है, ठीक है। फी वगैरह के लिए तो माइंड में नहीं आता होगा कि हम लोग 20 से क्वेश्चन आएंगे, फिर भी लग रहा है ऐसा तो किसी अभी एग्जाम को देखेंगे, फी देखेंगे। फी क्यों देखेंगे, क्योंकि आप लोग का 3-4 दिन बंद रहता था ना सोमवार को, वो तो इंक्लूड कर दिया गया ना। मंडे को भी क्लास आप लोग का होगा, कोई दिक्कत नहीं, 1 महीना में कुछ होने जाता है, सब कुछ व्यवस्थित तरीका से मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। कॉन्शस होके आके पढ़ लीजिए, ठीक है। 100-200 रुपया मायने नहीं रखता है, रिजल्ट लीजिए, मास्टर बनिए, कभी जीवन में कभी इस चीज को सोचिएगा ही नहीं, ठीक है। और कुछ है, ठीक, चलिए। आप लोग कार्ड बनवा लीजिए, दीपक जी के पास कार्ड है, ठीक है। ठीक है, चल हो गया। आगे बताइएगा, किस मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा किसके द्वारा की जाती है। मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति के पास ही है। ठीक, आगे आपको बताना है, आर्टिकल 19 की मौलिक अधिकारों को जो है किस, यानी आपातकाल के समय निलंबित किया जा सकता है, किस आर्टिकल के तहत। ठीक है, देखिए, तो आर्टिकल, हाँ बिल्कुल सही है, 358 के तहत 19 नहीं रहेगा। मेरे भाषा में याद रखिएगा, परमानेंटली याद रहेगा, इसमें बहुत सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, 358 के तहत जो है 19 नहीं रहेगा, यानी 358 के तहत 19 नहीं रहेगा। और आर्टिकल 359 के तहत 20-21 के छोड़ के बाकी सब समाप्त हो सकता है। तो नहीं, उल्टा हो गया, 359 के तहत जो है 20-21 समाप्त हो सकता है, 20-21 359 के तहत, और 358 के तहत हो जाएगा 19, आर्टिकल 19 जो है नहीं रहेगा। इसमें दिया हुआ है कि अनुच्छेद 359 के तहत जो है आपातकाल के दौरान किस अनुच्छेद में वर्णित मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, तो किस आर्टिकल के तहत, 358 के तहत। आगे बताना है, भारत में पहली आपातकाल की घोषणा कब की गई थी। क्या कोई डाउट लग रहा है, बोलिए फिर से एक बार। 20-21 निलंबित नहीं होगा, हाँ यही बात एक बार बोल दिए थे, दोबारा में यही बात तो बोले थे, ठीक है। 20-21 निलंबित नहीं होगा, आर्टिकल 359 के तहत, और आर्टिकल 358 के तहत 19 जो है निलंबित हो सकता है। इसमें भी तो वही बात बोले है ना,
आप बोल दिए आप हो जाएगा अच्छा देखिए, 20-21 नहीं होता है। अच्छा नहीं ठीक है, ऊपर वाला क्वेश्चन नीचे मिक्स हो गया था। और हम बोले पहले बोल भाषा में सही रहे थे, भाषा में सही थे। हम क्या बोले, आर्टिकल 3 जो है 19 जो है अनुच्छेद 358 के तहत नहीं रहेगा। यानी कहने का इकाई अंक हम 8 देख रहे हैं, जब 8 आएगा ना तो 9 वाला नहीं रहेगा। नहीं समझे हम, याद लॉजिक का यही बात है कि 358 के तहत जो है 19 जो है खत्म हो सकता है। और जब 19 आएगा 9 आएगा नहीं, यानी 359 के तहत जो है 20-21 समाप्त नहीं होगा। 359 के तहत 20-21, तो 9 के बाद 0 यानी 20 आता है, सीधा सीधा समझिए 0 आ रहा है, तो 59 के तहत जो है 20-21 समाप्त नहीं होगा। ठीक है, आगे आपको बताना, भारत में पहली बार आपातकाल की घोषणा कब किया गया था? 1962। बिहार में पहली बार जो है राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 1968। 1968 सही होगा। 1968 में बिहार में पहली बार जो है राष्ट्रपति शासन लगा था। आगे आपको बताना है, सुन लीजिए, भारत में पहली बार जो है किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? पंजाब में कब लागू हुआ था? 1951 में लागू हुआ था। सही है। आगे आपको बताना है, वित्तीय आपात की घोषणा को कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति अनिवार्य है? 60 दिन यानी 2 महीना। ठीक है, आगे आपको बताना है, राष्ट्रीय ध्वज को जो है कब अपनाया गया था? 5 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को जो है राष्ट्रगान को अपनाया गया था। सही है। और जो है राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950। राष्ट्रगीत राष्ट्रगान दोनों एक ही दिन है, ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं अलग अलग देता है, हम बोल रहे अलग अलग देता है, लेकिन दोनों एक ही दिन है। सही है, 24 जनवरी 1950 सही है। ठीक है, सही है। अशोक स्तंभ को कब अपनाया गया था? तो अशोक स्तंभ को जो है राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। सही है। राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में किसको? ठीक है, संवत 22 मार्च 1957। राष्ट्रीय नदी के जो है नदी के रूप में जो गंगा को कब? 2008 में हो जाएगा। राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में 2009 में किसको? डॉल्फिन को। और हाथी को विरासत पशु के रूप में 2010 में। हाथी को विरासत पशु के रूप में 2010 में। हाथी परियोजना नहीं बोले जो 1992, हाथी परियोजना एलिफेंट प्रोजेक्ट जो है 1992 है। ठीक है, मोर 1963 राष्ट्रीय पक्षी के रूप में। 63 सही है। आगे बताना, भारतीय नागरिकों को एवं निजी संस्थानों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार जो है कब दिया गया है? 2002 के तहत दिया गया है। ठीक है, और ये जो है अपने निजी संस्थानों में या अपने घरों पे जो है झंडा फहरा सकते हैं किस आर्टिकल के तहत? 19 के क के तहत हो जाएगा। 19 के ए के तहत जो है अपने घरों में जो है तिरंगा को फहरा सकते हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, रेस्ट अगले क्लास में। ठीक है, क्या नहीं हुआ पूरा?